हेलो वेलकम हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम। ठीक है, सो आपका ये क्लास 11th का 4th चैप्टर है जो कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ इन ब्रीफ में कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तो ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, अलॉन्ग विद दैट आपके एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन सी लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी बार बच्चों को क्या होता है पता नहीं चल पाता कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो वो भी मैं आपको साथ साथ क्या करूँगी मार्क करवाती चलूँगी, आप उसे अपनी एनसीईआरटी के अंदर मार्क कर लेना। एंड ऑल्सो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो अब चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम हमारा क्या है, जैसे कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्लांट किंगडम, और उससे पहले हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़े थे जो कि किसने दिए थे, विटेकर ने दिए थे। कौन कौन से थे वो अगर आपको ध्यान आ रहा है तो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया एंड मोनेरा। ठीक है, तो अब हमने प्लांटी को डिस्कस कर लिया है, पूरा प्लांट किंगडम इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर है वो आपने पढ़ा होगा। इस वीडियो के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमल किंगडम के अंदर कौन कौन से हमारे मेंबर्स आते हैं, उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फाइलम इसके अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो अब चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। एनिमल किंगडम नाम से ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे कितने हैं, मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं। मिलियन में अगर आपको पता हो तो कितने, 1 मिलियन का क्या मतलब होता है, 10 lakhs है ना। इससे भी ज़्यादा हमारे एनिमल्स हैं जो कि नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम सारे एनिमल की तो स्टडी नहीं कर सकते, एक एक एनिमल की अलग से स्टडी आप नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, हमने एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया है, किस लिए, ताकि हमें ईजी हो जाए टू स्टडी द एनिमल्स। हम एक हम ग्रुप को स्टडी कर लेंगे, उस ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं तो उससे हमारे को क्या हो जाएगा, उस पूरे ग्रुप की स्टडी हो जाएगी। उस ग्रुप के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं उन सबको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कि एनिमल किंगडम के अंदर नंबर ऑफ फाइलम्स हैं, तो एक हमने फाइलम बना दिया, उस फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स आप बोल सकते हो जिनकी करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी सेम है उससे हमने उस फाइलम के अंदर रख दिया। तो अगर आपने बस वो फाइलम स्टडी कर लिया तो आपको इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं सबके बारे में पता चल जाएगा। तो यही इस मोटो है इस चैप्टर का। तो मैंने आपको बेसिकली अभी तक क्या बताया कि मोटो क्या है, यानी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, क्या हेल्प होगी हमारे को इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। तो अब आपको वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं और हर एक फाइलम की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा क्या है इसे पढ़ने का। तो इसका इन शॉर्ट मोटो यही है कि आप अगर एक फाइलम की स्टडी कर लोगे तो उसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले देखो हमने किस बेस पे एनिमल को क्लासीफाई कर रखा है। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो कि किस तरीके से अरेंजमेंट है सेल का, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो इन सब बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, एनिमल्स को क्लासीफाई कर रखा है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, हमें ये तो पता है कि एनिमिलिया है यानी कि मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर नाम से समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा सेल्स। तो एनिमिलिया के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो हैं तो सारे मल्टी सेलुलर, लेकिन वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो किस टाइप का है, सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है। तो उसके बेस पे यहाँ पे हमने एनिमल्स को क्लासीफाई कर रखा है। ठीक है, तो अगर हमारी जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ क्लियर है। अब अगर कुछ जो सेल्स हैं वो आपस में कंबाइन करके एक क्या फॉर्म कर लें, टिश्यू, और पर्टिकुलर फंक्शंस को जब परफॉर्म करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ चीज तक क्लियर है। इसके बाद और भी कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं या फिर इससे हायर वाले जो मेंबर्स हैं फाइलम के, वो कहाँ पर आते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि हमारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके का है, एक सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर के अंदर सिंपली लूजली अरेंज सेल्स होती हैं। इसके बाद अब ये जो हमारी सेल्स हैं वो क्या करती हैं, कंबाइन करके एक पर्टिकुलर टिश्यू को फॉर्म कर लेती हैं। वो टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है तो वो टिश्यू लेवल के अंदर चला जाएगा। और अगर ऑर्गन्स हैं हर एक फंक्शन के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो
अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो इसे आप अपने से रिलेट करके पढ़ोगे अगर इस चैप्टर को, तो आपको बहुत इजी होगा पढ़ने में और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर किसी को अपने बारे में जानने का बहुत ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सारे हमारे क्या है ऑर्गन, और ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने 11th क्लास के अंदर अभी एक चैप्टर आएगा आपका आगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो उसके अंदर आप ये पूरा पढ़ने वाले हो। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल इतना ही था कि ऑर्गन सिस्टम का क्या मतलब है, जब काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिल करके पूरा एक सिस्टम को फॉर्म कर लेते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो वो यही बोल रहा है कि अगर हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ मिल करके यानी कि क्या फॉर्म कर लें, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर लें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ क्लियर है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो तरीके का होता है। अब हमारे अंदर कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये कैसे पता करें, तो देखो पहले तो होता कौन कौन सा है हमें वो पता होना चाहिए। तो एक तो होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट में यहाँ पर आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो। कंप्लीट का और इनकम्प्लीट में डिफरेंस क्या है, इनकम्प्लीट में क्या होगा कि एक ही ओपनिंग होगी, यही ऐसा माउथ एक्ट कर रहा होगा और यही एज एन एनएस एक्ट कर रहा होगा, यानी कि बॉडी को के अंदर जो हम फूड ले रहे होंगे वो उसके लिए भी एक ही ओपनिंग है और बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी एक ही ओपनिंग है। तो उसे हम क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं इस वाले फाइलम के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे पास दो डिफरेंट ओपनिंग है। माउथ हम फूड इनटेक करने के लिए यूज़ करते हैं और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए हमारे पास एनस है। तो हमारा किसके अंदर आ जाएगा क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट में डिफरेंस क्या है। इनकम्प्लीट यानी कि एक सिंगल ओपनिंग, माउथ और एनस दोनों मतलब एक ही ओपनिंग दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, और अगर दो डिफरेंट ओपनिंग है तो उसे हम क्या बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिस तरीके से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लासीफाई करा उसी तरीके से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे भी हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। एक होता है हमारा ओपन टाइप और एक होता है हमारा क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ओपन टाइप का क्या मतलब है कि ब्लड हमारा हार्ट से निकला और सेल और टिश्यू जितने भी हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डायरेक्टली उसके अंदर बात कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर कैसा होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं जिसके थ्रू जो है ब्लड फ्लो करता है, यानी कि जो अंदर की सेल्स हैं ऑर्गन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है ब्लड के, उनमें क्या है हमारे पास वेन्स आर्टरीज कैपिलरीज इनके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है। तो हमारे अंदर को ऐसा हो गया क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। पर वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये सारी चीज़ें एब्सेंट है और ब्लड डायरेक्टली सेल और टिश्यू के कॉन्टैक्ट में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है आई थिंक आपको वो क्लियर होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन बिटवीन वीडियो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो फॉर्म कर दूंगी जिसके अंदर हम सारे डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं मेरे को तो आप वो भी कमेंट में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसी लगी वो तो ज़रूर आपको वहाँ पर कमेंट में जा करके बताना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। सिमेट्री। ठीक है, तो अब हम आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि आप ये जो पढ़ रहे हो, हमें तो बेसिकली क्या पढ़ना था, हमें एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़नी थी, बट कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है बेसिकली अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके फाइलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सिमेट्री है, तो सिमेट्री हमारी तीन तरीके की होती है, एक एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। तो कुछ ऐसे हमारे एनिमल्स होंगे जो एसिमेट्रिकल होंगे, कुछ में रेडियल सिमेट्री होगी, कुछ में बायलेटरल सिमेट्री होगी। तो अब आप बाद में क्या पढ़ोगे, आप बस ये पढ़ोगे कि इसमें रेडियल सिमेट्री है। तो उस रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो एसिमेट्री नाम से ही समझ में आ रहा है। एसिमेट्री का क्या मतलब है, यहाँ पर तो रेडियल सिमेट्री दिखा रखी है, एसिमेट्री को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारे स्पोन्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है एसिमेट्रिकल, मतलब कि अगर हम एनी प्लेन, यहाँ से आप इसे मार्क कर सकते हो, कोई भी प्लेन जब हम सेंटर से पास करें तो वो बॉडी को इक्वली हाफ्स में डिवाइड ना करे। यानी कि मान लो ये एक एनिमल है, ठीक है, इस एनिमल के सेंटर से मैंने प्लेन को पास करा, मैंने यहाँ पे कहीं से भी प्लेन पास कर रही हूँ मैं, जो कि इसके सेंटर से पास होता जाए। एक सेकेंड में से दोबारा से बताती हूँ। यहाँ पर देखो,
जैसे ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, तो मैंने एक ये प्लेन पास किया जो कि इसके सेंटर से जा रहा है, फिर मैंने एक और प्लेन पास किया जो कि इसके सेंटर से जा रहा है। तो अगर वो प्लेन इस ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर, यानी कि कंडीशन क्या है कि सेंटर से पास होना चाहिए, पर वो एनिमल को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। अब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री, यहाँ पे इन्होंने देखो एग्जांपल दे रखा है रेडियल सिमेट्री का, कि कोई भी हम प्लेन जब पास कर रहे हैं वो बॉडी को क्या कर रहा है, इक्वल्स हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप इसे मार्क कर सकते हो, एनी प्लेन passes through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, यानी कि हमने सेंटर से उसे पास करा, कहीं से भी हम प्लेन पास करें बट सेंटर से होकर के जाना चाहिए वो, और वो बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो वो कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। तो इसके अंदर हमारे सीलेंट्रेट, सिटेनोफोरा और इकाइनोडर्म्स ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। बायलेटरल सिमेट्री सबसे सिंपल है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आप बॉडी के ये जैसे ऑर्गेनिज्म है इसके सेंटर से आप पास करो तो लेफ्ट और राइट पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर। तो यहाँ पे देखो एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा, जिनके अंदर क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ, तो हम यहाँ पे बॉडी को इक्वली लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स हमारे किस में कौन सी सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री। यहाँ तक का क्लियर हो गया कि 3 तरीके की हमारी सिमेट्री होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, डिप्लो यानी कि 2, ट्रिप्लो यानी कि 3। तो यहाँ पर हमारी जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं ये क्या होती है, हमारी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो नाम से समझ में आ रहा है, देखो फिर से इसी चीज़ को मैं सिंपल, मेरा मोटो ये है कि आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको कुछ ऐसे लर्न ना करना पड़े, जैसे आप उस वर्ड को पढ़ो आपको समझ में आ जाए। तो एक्टो यानी कि बाहर, तो जो एक्सटर्नल लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, और इंटरनल वाली जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। तो इन दोनों के बीच की जो लेयर है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मीसोगीलिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। तो यहाँ पे देखो डिप्लोप्लास्टिक का इन्होंने डायग्राम दिखा रखा है, एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर, और उसके बीच में क्या है, मीसोगीलिया। और डिप्लोप्लास्टिक, बस एक चीज़ आपको ऐड करनी है कि एक्टोडर्म तो होगी, एंडोडर्म भी होगी, उन दोनों के बीच में मीजो यानी कि मिडल ले में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मीजोडर्म प्रेजेंट है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। यहाँ तक का क्लियर है कि हमारे डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन से होते हैं। तो जो सीलेंट्रेट्स हैं किसके अंदर आते हैं, हमारे डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसे मार्क कर लो, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। तो यहाँ पे हमारी 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उनके बीच में मीजोडर्म। ठीक है, तो और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे मार्क करती चल रही हूँ, इस पेन से आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, उसे भी आप मार्क करते रहना साथ साथ अपनी बुक में। ठीक है, तो इससे पहले तक का आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है अभी तक, तो हमने जो पढ़ा बहुत ही बेसिक है। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसका, फिर हम आगे एक एक फाइलम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सीलोम यहाँ पर हमारी क्या है, एक बॉडी कैविटी है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो देखो सीलोम आपको यहाँ पर इन्होंने शो कर रखी है। तो सीलोम यहाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक सेकेंड, हाँ। तो सीलोम क्या है, हमारी बॉडी कैविटी है जो कि हमारी प्रेजेंट होती है सीलोमेट्स एनिमल के अंदर। यानी कि अगर सीलोम प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स। तो एनिलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे जो हमारे फाइलम के एनिमल्स हैं इनमें क्या होती है, सीलोम प्रेजेंट होती है। एक सेकेंड, हाँ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके जो सीडोसिलोमेट्स हैं, तो यहाँ पर जो सीडोसिलोमेट्स हैं, व्हेन बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोम, यानी कि अगर हमारी जो एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म भी होगी यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो क्या होगी, पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी यहाँ पर। एक सेकेंड देखो, इसे आप ऐसे समझो, सीलोमेट का क्या मतलब है कि ये जैसे यहाँ पर ये सीलोम है, इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, आपको मीजोडर्म दिख रही है, पर जो हमारे सीडोसिलोम्स होते हैं उनके अंदर ये जो मीजोडर्म है वो पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आप क्लियर हो गया होगा। और अगर हमारे यहाँ पर बॉडी कैविटी है ही नहीं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ए सीलोमेट एनिमल। क्लियर है इतना। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमारी सीलोम है, मीजोडर्म से लाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स एनिमल। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल यहाँ से मार्क कर लो, एनिलीडा, मोलस्का,
आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, आई थिंक मैंने ये मार्क करवा दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद ज़ीडोसिलोमेट्स में हमारे एस्केली हेलमिंथीज आती है, और एसिलोमेट्स यानी कि यहाँ पर सिलोम ही एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। तो प्लेटी हेलमिंथीज इसके अंदर आता है। इतना क्लियर हो गया होगा ना। अब आगे चलते हैं, सेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो सेगमेंटेशन नाम से समझ में आ रहा है, देखो सेगमेंट यानी कि कुछ चीज़ों का रिपीटिशन होना। तो सेगमेंट्स में यहाँ पर क्या है कि सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। द बॉडी शो दिस पैटर्न इज कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म, ठीक है। यानी कि अगर एक ही हमारे कोई ऑर्गन है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो किसके अंदर आता है, सेगमेंटेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थवॉर्म है तो वो किसके अंदर आते हैं, सेगमेंटेशन के अंदर, क्योंकि उनकी इस तरीके से जैसे बॉडी होती है तो उस पर इस तरीके से कट इस तरीके से मतलब उनकी बॉडी होती है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, हमारा सेगमेंटेशन के अंदर। अब नोटोकॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को क्लासीफाई करती है। तो आपको डिफरेंस आ सकता है, जो कि हम बाद में डिस्कस भी करने वाले हैं अभी, कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एक डिफरेंस आप यहाँ से ही नोट कर सकते हो कि अगर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स, और अगर उनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। तो पॉरीफेरा से लेकर के काइनोडर्म्स के आपके किसके अंदर आ जाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड है क्या, ये हमारी मेसोडर्म, जैसे 3 लेयर हमने पढ़ी ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये जो मेसोडर्म्स है ये हमारी नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डोर्सल और वेंट्रल साइड क्या होती हैं। डोर्सल का देखो नाम से नहीं समझ में आएगा इसे, ठीक है। तो डोर्सल का क्या है, मतलब पीछे जो चीज़ हमारी बॉडी में पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सल, और जो आगे की तरफ प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल, ठीक है। जैसे हार्ट है तो हार्ट हमारी आगे की तरफ प्रेजेंट है बॉडी में, तो क्या हो गया, वेंट्रल साइड पे। इसी के अलावा जैसे वर्टिब्रल कॉलम है ये पीछे की साइड प्रेजेंट है तो वो क्या हो गई, डोर्सल साइड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ एनिमल्स के अंदर। किससे बनी है, मेसोडर्म से बनी है। कैसा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर प्रेजेंट है तो हमारे कॉर्डेट्स, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो हमारे क्या हो गए, नॉन कॉर्डेट्स एनिमल। यहाँ तक का क्लियर है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि हम किस बेस पे अब एनिमल्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। तो इन्हीं सब बेसिस जो अभी हमने डिस्कस करे हैं इसके बेस पे हम डिफरेंट फाइलम्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमीलिया और एनिमल किंगडम, इट्स अ सिमिलर थिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो अब हमने क्या किया है, एनिमल किंगडम को जो है क्लासीफाई कर रखा है सेलुलर, ये मैंने आपको बताया अभी, सेलुलर और टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल हमारा किसके अंदर होता है, पॉरीफेरा के अंदर, बाकी किसी के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा टिश्यू वाला में हमारे पास इन्होंने दे रखा है, टिश्यू वाला जो है हमारा वो सिलेंट्रेटा और सिटेनोफोरा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें अगर सिमेट्री की, तो रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। तो जो सिलेंट्रेट्स हैं और सिटेनोफोरा उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी इनके अंदर हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल में हमारे पास प्लेटी हेलमिंथीस है जिसके अंदर सिलोम नहीं प्रेजेंट है। स्केली हेलमिंथीस है, यहाँ पर ज़ीडोसिलोम प्रेजेंट है, और ये हमारे क्या है, ट्रू सिलोम्स जिनके अंदर प्रेजेंट है उनके इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी तो मैं आपको ये एनसीईआरटी ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद जब ये चैप्टर पूरा कवर अप हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, नोट्स मैं आपको दूंगी जिसके अंदर क्या होगा, पूरे जितने भी आप फाइलम पढ़ने वाले हो उसे मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगी कि मतलब आपको बस वो चार्ट देखना होगा, एक चार्ट टाइप होगा, तो उस चार्ट के हेल्प से ही आप ये पूरे चैप्टर को क्या कर लोगे, रिकॉल कर लोगे, ठीक है। तो वो हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हमारे को क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम दो या फिर कुछ भी दो, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। बिकॉज एनसीईआरटी क्या है कि बेस है आपका 11th-12th के अंदर। अगर आप एनसीईआरटी कवर कर ले रहे हो उसके बाद ही आप कहीं और जाने की सोचो, उससे पहले आपको कहीं और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले एनसीईआरटी कवर करो, देन गो टू अनदर बुक्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉरीफेरा की। ये हमारा फाइलम है जिसकी अब हमें स्टडी करनी है, ठीक है। अब देखो, आप कोई भी फाइलम पढ़ रहे हो तो अब पूरा फाइलम तो ऐसे कोई नहीं पूछता, मतलब आई डोंट थिंक सो कि पूछता होगा, अब आ जाए तो आई डोंट नो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो पूरा फाइलम आपसे नहीं बोलेंगे कि आपको पूरा फाइलम ही एक्सप्लेन करना है। वो कुछ ये मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम अभी आप पढ़ोगे, मे बी वो बोल दें कि आपको ये पूरा फाइलम एक्सप्लेन करना है, बट वो क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे दे रखा है स्पॉन्जोसील, ऑस्ट्रिया, हर्माफ्रोडाइट, स्पीक्यूल्स,
कैनोसाइट्स, तो वो इन टर्म्स को पूछते हैं कि ये चीज़ किसके कौन से वाले फाइलम के अंदर होती है, कौन से वाले फाइलम के अंदर ये होता है। तो आपको ये पूरा ही रीड करना पड़ेगा, तभी आपको वो है क्या पूरा उसके अंदर क्या है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं मार्क कराती जाऊँगी कि आपको कैसे कैसे इस फाइलम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो आप उसे 1 2 3 4 करके लिखते जाना। ठीक है, तो फाइलम पॉरीफेरा है, इसको हम और क्या बोलते हैं, स्पोन्स। ठीक है, इसमें हमारे कैसे होते हैं, मैरीन वाटर के अंदर ये रहते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद इनके पास कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, 4 पॉइंट डाल लो। इसके बाद इन पर जो कौन सा सिस्टम है इनकी बॉडी के अंदर, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम क्या है, ऑस्टिया इनकी बॉडी के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वाटर जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है, और ऑस्कुलम जिसके थ्रू जो है वाटर जो है बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर क्या है, स्पॉन्जोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पॉन्जोसील कौन से वाले फाइलम के अंदर प्रेजेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पॉरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब ये जो वाटर कैनाल सिस्टम हमने पढ़ा, वाटर के थ्रू मतलब ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है। तो ये किस प्रोसेस में हमारे को हेल्प करता है, इन एनिमल्स को हेल्प करता है, फूड को गैदर करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस में हमारा ये प्रोसेस जो है यूज़ होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम जो हमने पढ़ा अभी, इसका यूजेस क्या है, क्या कहाँ यूज़ होता है, ये तो आप बता सकते हो, रेस्पिरेशन में, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में, और फूड को गैदर करने में। ठीक है, इसके अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कोनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल्स। तो यहाँ पे कोनोसाइट्स जो स्पॉन्जोसील इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, वहाँ पर ये कॉलर सेल्स जो है अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद डाइजेशन इनका कैसा होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट से, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट, स्पीक्यूज। तो स्पीक्यूज को हम और क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। तो इसे आप मार्क कर लेना। सेक्स नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो इनके अंदर एक ही बॉडी होगी और उसी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट। यानी कि एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। क्लियर है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे एग प्रोड्यूस होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म। इसके बाद स्पर्म्स जो है रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली करते हैं फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से, और सेक्चुअली भी करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये आपने आई थिंक पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देती हूँ। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का क्या मतलब है, जैसे हमारे अंदर कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि एक जो हमारा न्यू बेबी फॉर्म होता है उसके अंदर कोई भी लार्वल स्टेजेस नहीं आती, वो डायरेक्टली हमारा यंग वंस को बर्थ करते हैं हम, जो फीमेल मतलब जो फीमेल होती हैं ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है कि काफ़ी सारी लार्वल स्टेजेस आएंगी और उसके बाद जो है हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है न्यू एडल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसे आप मार्क कर लेना। इसके अलावा साइकन, स्पॉन्जोसिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, यानी कि ये सारे इन्होंने नाम दे रखे हैं कि कौन कौन से एनिमल्स जनरली हम इस फाइलम के अंदर पढ़ते हैं। तो आपका ये पूरा फाइलम कंप्लीट हो गया है। फिर मैं इसे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो एक बार मैं कर देती हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आप इसमें यहाँ पर लिखोगे कि इन्हें स्पॉन्ज के नाम से हम जानते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर होता है, इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ऑस्टिया होती है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, ऑस्कुलम होता है जिसके थ्रू वाटर बाहर निकलता है, स्पॉन्जोसिल कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसका रोल क्या है, हमारे ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है फूड को गैदर करने में, रेस्पिरेशन में या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प होता है। इसके बाद इनमें की बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम स्पॉन्जिन फाइबर भी कहते हैं। सेक्स यहाँ पर सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और मतलब जो एग और स्पर्म है वो एक ही इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ये एसेक्चुअल और सेक्चुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। और साइकन, स्पॉन्जिसिला, स्पॉन्जिया, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, मतलब बोर्ड एग्जाम 11th क्लास में तो बोर्ड नहीं है, तो अगर आप 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप एक एग्जाम्पल भी वैसे लर्न कर सकते हो, बट आपके माइंड में रहना चाहिए कि आप ये भी एग्जाम्पल, अगर वो इस तरीके से MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि साइकन किसका एग्जाम्पल है, कौन से फाइलम के अंदर आता है, तो फॉर दैट आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपको ये सारे मतलब एकदम एक्यूरेट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि
बट चलो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि आप सारे लर्न कर लेना, क्योंकि अब पता नहीं है आपका कि कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। तो एनसीईआरटी में से तो आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, आइदर आप वो क्लास के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकता है। तो जब भी आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ो कि आपको एक एक पॉइंट मतलब आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। बार बार रीड करो तो आपको वो ईजिली हो जाएगा। और आई थिंक जब आप ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखो कि आप इसे साथ साथ लर्न कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, रिवाइज भी कराती जा रही हूँ साथ साथ। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके माइंड में हो जानी चाहिए। इसके बाद आप जस्ट अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठो, साथ साथ वहाँ पर मार्क करते रहो और एक बार उसे फिर एंड में पूरा रीड कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ स्नाइटेरिया या फिर सीलन ट्रेटम।